इतिहास का एक काला पन्ना जिसे पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो पन्ना जिसमें दर्ज हैं एक ऐसे शख्स के कारनामे जो अपने दुश्मनों का खून पीता था। वो शख्स जो कत्लेआम का शौकीन था। एक ऐसा खूंखार तानाशाह जो इंसानों का मांस खाता था। वो तानाशाह जिसकी वजह से भारतीयों को रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा। वो क्रूर शासक जिसने 5 लाख से ज्यादा लोगों को मरवाया। वो कातिल जिसे विश्व इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाहों में गिना जाता है। सनक से भरे उस शैतान का नाम था ईदी अमीन। दरअसल युगांडा का नाम सुनते ही इतिहास के पन्नों में दफन ईदी अमीन का नाम खुद ब खुद जहन में कौंध जाता है। इसने 1971 से 1979 तक युगांडा पर राज किया और अपनी तानाशाही से इतिहास के गहरे अध्यायों में अपना नाम दर्ज कर दिया। आज की डिक्टेटर सीरीज के इस एपिसोड में हम ईदी अमीन की कहानी बयान करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे एक मामूली आदमी से तानाशाह बना था। हम इस एपिसोड में जानेंगे कि आखिर उसने क्यों भारतीयों को युगांडा छोड़ने का फरमान सुनाया था। क्या उसने वाकई अल्लाह के आदेश से भारतीय मूल के लोगों को भगाया था? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम इस एपिसोड में तलाशेंगे। तो चलिए एक नजर ईदी अमीन के तानाशाह बनने से पहले के सफर पर डाल लेते हैं। उसका पूरा नाम ईदी अमीन दादा ओमी था। इसका जन्म कब और कहां हुआ, इसके बारे में कई दावे हैं। ज्यादातर दावे 1923 से 1928 तक के बीच के हैं। हालांकि मोटे तौर पर माना जाता है कि उसका जन्म साल 1925 के आसपास उत्तर पश्चिमी युगांडा के कोबोको या फिर कंपाला जिले में हुआ था। उसके पिता का नाम अमीन दादा था जो काकवा जातीय समूह से ताल्लुक रखते थे। उसकी मां का नाम अस्सा आटे था जो लुगबारा जातीय समूह की सदस्य थी। ईदी के माँ बाप उसके जन्म के कुछ समय बाद ही अलग हो गए थे। इसके बाद उसकी माँ उसे लेकर विक्टोरिया झील के पास युगांडा के लुगाजी में बस गई। यहाँ उसका पालन पोषण एक मुस्लिम के रूप में हुआ। अमीन की यात्रा बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुई, लेकिन उसके सैन्य करियर ने उसे युगांडा की सत्ता तक पहुंचा दिया। उसकी पढ़ाई एक इस्लामिक स्कूल में शुरू हुई थी, लेकिन 4वीं कक्षा के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी। साल 1946 में केवल प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही 21 साल की उम्र में वो ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना में एक रेजिमेंट किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में शामिल हो गया। इसमें वो बावर्ची के सहायक के रूप में भर्ती हुआ था, लेकिन वो अपने बुलंद हौसलों और अदम्य साहस की बदौलत ब्रिटिश सेना में अपना मुकाम हासिल करता है। उसकी विशालकाय, कदकाठी और बलशाली हाथों का प्रदर्शन मैदानों में उसकी विजय की कहानियों को जन्म देता है। उसका कद 6 फीट 4 इंच और वजन करीब 160 किलो था। उसकी शारीरिक शक्ति और साहसिक क्षमता के कारण उसे जल्द ही पदोन्नति मिलती जाती है। उसे 1949 में शिफ्टा विद्रोहियों से लड़ने के लिए सोमालिया में तैनात किया गया था। इसके बाद केन्या में 1952 से 1956 के दौरान माओ माओ विद्रोह के दमन के लिए वो अंग्रेजों की ओर से लड़ा। 1959 में उसे एफएनडी के पद से नवाजा गया। यह पद किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में एक काले अफ्रीकी सैनिक के लिए सर्वोच्च पद था। इसके अलावा वो सेना में अपने समय के दौरान युगांडा का लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन बना रहा था। यह खिताब उसके पास 1951 से 1960 के बीच 9 वर्षों तक रहा। गौर करने वाली बात है कि युगांडा की आजादी के समय किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में केवल 2 गैर ब्रिटिश अधिकारी थे। इसमें से एक ईदी अमीन था। यही किंग्स अफ्रीकन राइफल्स आजादी के बाद युगांडा की सेना बनी थी। युगांडा करीब 70 से ज्यादा सालों तक ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा था। युगांडा को 9 अक्टूबर 1962 को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। आजादी के बाद मिल्टन ओबोटे युगांडा के पहले प्रधानमंत्री बने। युगांडा के पहले राष्ट्रपति का पद वहां के सबसे बड़े कबीले बगांडा के सरदार एडवर्ड मोटेसा को मिला। ईदी अमीन ने मिल्टन ओबोटे से करीबी बढ़ा ली। इससे युगांडा की सेना का आकार और शक्ति विस्तार करने में अमीन को काफी मदद मिली। ओबोटे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के बाद ईदी अमीन रैंकों में आगे बढ़ता गया और उसे महत्वपूर्ण पद मिलते गए। 1964 तक वो युगांडाई सेना का कमांडर बन चुका था। इस तरह वो बावर्ची के सहायक से कमांडर के पद तक पहुंच गया। 1965 में ईदी अमीन और प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे पर युगांडा में सोने और हाथी दांत की तस्करी करने के आरोप लगे। इस पर युगांडा की संसद ने जांच की मांग की। इसकी प्रतिक्रिया में ओबोटे ने फरवरी 1966 में राष्ट्रपति पद को समाप्त करते हुए संविधान निलंबित कर दिया। इस तरह आजादी के सिर्फ 4 साल बाद ही मिल्टन ओबोटे ने एडवर्ड मोटेसा को सत्ता से हटाकर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके चलते ओबोटे की शक्ति काफी बढ़ गई और ईदी अमीन युगांडा का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया।
लेकिन आगे ईदी अमीन और मिल्टन ओबोटे के बीच दरार पड़ गई। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों की अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं थीं। ओबोटे राजनीतिक रूप से वामपंथी धड़े की ओर चले गए थे। इससे कई पश्चिमी सरकारें चिंतित थीं। उन्हें डर था कि उनके पूंजीवादी हित खतरे में पड़ जाएंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना के पूर्व सदस्य के रूप में ईदी अमीन ने पश्चिमी शक्तियों के लिए पश्चिमी सिद्धांतों के प्रति वफादार नेता को स्थापित करने का अवसर दिया। पश्चिमी देशों, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम ने ईदी अमीन को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। ये दौर शीत युद्ध का था, जिसमें पूंजीवादी और वामपंथी शक्तियां आमने सामने थीं। इसी बीच 1970 में ईदी अमीन को सभी सशस्त्र बलों के कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया था। लेकिन उसी साल अक्टूबर में ओबोटे ने इस आदेश को रद्द कर दिया और खुद नियंत्रण ले लिया। इसके बाद अमीन को यह संदेह हुआ कि ओबोटे उसे भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार करेंगे। इसके चलते ईदी अमीन ने 25 जनवरी 1971 में ओबेट का तख्ता पलट करके सरकार पर कब्जा कर लिया। इस दौरान ओबोटे सिंगापुर में थे। इस तरह ईदी अमीन युगांडा की सत्ता पर काबिज हो गया और यहां से उसकी तानाशाही क्रूरता का असली इतिहास शुरू होता है। जैसे ही अमीन ने गद्दी संभाली, युगांडा के आकाश में मानो अंधकार छा गया। उसने अपने विरोधियों को बिना किसी दया के कुचल दिया और अपने शासन को लोहे की मुट्ठी से मजबूत किया। उसकी क्रूरता की कहानियां युगांडा के हर कोने में फैल गईं। असल में युगांडा के इतिहास में यह सबसे उथल-पुथल भरे दौर की एक शुरुआत थी। प्रभावशाली कद और करिश्माई व्यक्ति के रूप में अमीन ने शुरू में आर्थिक मुक्ति और सामाजिक सुधार के अपने वादों से कई लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। युगांडा के लोगों ने आशा भरी नजरों से उसका स्वागत किया। उनको उम्मीद थी कि शायद यह रहस्यमयी व्यक्ति युगांडा को समृद्धि की ओर ले जा सकता है। हालांकि युगांडाई जनता का यह उत्साह जल्द ही फीका पड़ने वाला था। परोपकार की परत के नीचे एक बहुत ही गहरी कहानी सामने आने वाली थी। युगांडा पर ईदी अमीन की काली छाया पड़ चुकी थी। अमीन का शासन जल्द ही आतंक के तमाशे में बदल गया। उसने खुद को जीवन भर के लिए युगांडा का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसके बाद उसने अपने विरोधियों को मौत की नींद सुलाना शुरू कर दिया। अमीन का सुरक्षा तंत्र मौत का एजेंट बन गया। युगांडा में मौत की परछाइयों ने घूमना शुरू कर दिया। अमीन के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने न तो पुरुष, न महिला और न ही बच्चों को बख्शा। युगांडा की नदियां, जो कभी देश की जीवन धारा थीं, अब उसकी क्रूरता की मूक गवाही दे रही थीं। उनकी धाराओं में लाशें तैरने लगीं, जो उसके अत्याचार का एक भीषण प्रमाण था। कुख्यात राज्य अनुसंधान ब्यूरो अमीन के आतंक के शासनकाल का केंद्र बन गया। यह एक ऐसी जगह थी जहां बुरे सपने गढ़े जाते थे। यहां से किसी का जिंदा निकलना नामुमकिन था। दरअसल अमीन ने ओबेट के प्रति वफादार लोगों को मरवाना शुरू कर दिया था। उसे जिस किसी पर भी विश्वासघात का शक होता था, उसे वो खत्म कर देता था। वह अचोली और लांगी जनजातियों के खिलाफ हो गया। उसने सैन्य और सिविल सेवा में उनकी रैंकों को नष्ट कर दिया। उसने युगांडा में जातीय विभाजन के बीज बो दिए। उसके शासनकाल में शायद ही ऐसी कोई सुबह रही हो जब युगांडा की सड़कों पर सैकड़ों लाशें ना मिली हो। दावा किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान ईदी अमीन ने पूरे 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि सत्ता के नशे में मदमस्त ईदी अमीन की नजर जिस किसी महिला पर पड़ जाती थी, तो वो उसे हर हाल में हासिल करके ही मानता था। उसने 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां की थीं और उसके 45 बच्चे थे। अमीन के इतने प्रेम संबंध थे कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। कहा जाता है कि एक समय में उसका कम से कम 30 महिलाओं का हरम हुआ करता था, जो पूरे युगांडा में फैला होता था। इसके अलावा वो युगांडा में मौजूद एशियाई समुदाय से भी बड़ी नफरत करता था। उसने दावा किया था कि सपने में अल्लाह ने उससे कहा है कि वो सारे एशियाइयों को अपने देश से तुरंत निकाल दे। 4 अगस्त 1972 को युगांडा के टोरोरो में उसने सैनिकों को संबोधित करते हुए युगांडा में सालों से रह रहे करीब 60,000 से ज्यादा एशियाई लोगों को अचानक देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। हालांकि अमीन के शासन पर लिखी गई बहुचर्चित किताब गोस्ट ऑन कंपाला में बताया गया है कि इसकी प्रेरणा उसे सपने की बजाय लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी से मिली थी। उसने सलाह दी थी कि उसके देश पर उसकी पकड़ तभी मजबूत हो सकती है जब वो उसकी अर्थव्यवस्था पर अपना पूरा नियंत्रण कर ले। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस एशियाई समुदाय में ज्यादातर भारतीय मूल के लोग थे। हर परिवार को उसने सिर्फ 2 सूटकेस और 50 पाउंड ले जाने की इजाजत दी थी। उन्हें देश छोड़ने के लिए सिर्फ 90 दिन का समय दिया गया था। ये वो परिवार थे जिनके पास तमाम दौलत थी, लेकिन तानाशाह के आदेश से भारतीयों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने ज्यादा भारतीय युगांडा में कैसे पहुंचे। दरअसल भारतीय लोगों के युगांडा पहुंचने का कनेक्शन भारत की गुलामी से जुड़ा है।
उस समय भारत और युगांडा दोनों पर अंग्रेजों का शासन था। नस्लवादी अंग्रेजी हुकूमत सीधे सीधे अफ्रीकी लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहती थी। ऐसे में उसने एशियाई मूल के लोगों को वहां लाकर बसाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों का मकसद इनकी मदद से अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य को चलाना था। अंग्रेजों ने इन्हीं की मदद से युगांडा में रेल लाइन भी बिछाई और व्यापार को बढ़ावा भी दिया। इस कारण बहुत से भारतीय वापस देश लौटने की जगह युगांडा में ही बस गए। कुछ लोगों ने युगांडा के प्रशासन में बड़े पद हासिल कर रुतबा पाया, तो कई भारतीयों ने कारोबार में दौलत और शोहरत बनाई। लेकिन युगांडा के लोग भारतीयों से भी शासक की तरह नफरत करते। उनका मानना था कि ये लोग हमारे यहाँ आकर हमारी जमीनों और व्यापार पर कब्जा कर रहे हैं। उधर ईदी अमीन भी युगांडाई मन में नफरत की भावना भर रहा था। अमीन ने कहा था कि एशियाई लोगों ने अपने आप को युगांडा वासियों से अलग थलग करके रखा है। उन्होंने उनके साथ मिलने जुलने की कोई कोशिश नहीं की है। उनकी सबसे ज्यादा रुचि युगांडा को लूटने में रही है। उन्होंने गाय को दुहा तो है, लेकिन उसे घास खिलाने की तकलीफ गवारा नहीं की है। इस तरह भारतीय और युगांडाई दोनों समुदायों के बीच कड़वाहट काफी बढ़ चुकी थी। न भारतीय मूल के लोग अफ्रीकी लोगों से घुल मिल सके और न ही युगांडा के लोगों को भारतीय पसंद थे। युगांडा में एशियाई लोगों को ब्राउन मास्टर कहा जाता था। चूंकि व्यापार में भारतीयों का रुतबा लगातार बढ़ रहा था, जिससे युगांडा में गुस्सा और बढ़ा। उन्हें लगता था कि आजादी के बाद भी वे गुलाम के गुलाम ही हैं। इसी का फायदा ईदी अमीन ने उठाया। माना जाता है कि एशियाई लोगों को निकालने का फरमान अमीन की सबसे कुख्यात नीतियों में से एक थी। उसने अपनी इस हरकत से न केवल अर्थव्यवस्था को तबाह किया, बल्कि विभाजन और विदेशी द्वेष के बीज भी बोए। दरअसल एशियाई समुदाय युगांडा की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग था। ऐसे में उनके अचानक हटने से उद्योगों का पतन हो गया। नतीजतन युगांडा में आर्थिक अराजकता की शुरुआत हुई। देश में महंगाई बढ़ने लगी, लोग भूखों मरने लगे। इसके चलते युगांडा की जनता सरकार के खिलाफ होने लगी। लोगों के गुस्से को कुचलने के लिए तानाशाह ने नया रूप लिया। वो अपने ही लोगों की हत्याएं करवाने लगा। ईदी अमीन के स्वास्थ्य मंत्री और पहले ओबोटे शासन के एक पूर्व अधिकारी रहे हेनरी कयम्बा ने अपनी किताब स्टेट ऑफ ब्लड में अमीन की क्रूरता के ऐसे किस्से बताए कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने किताब में लिखा है कि अमीन ने करीब 5 लाख से ज्यादा देशवासियों को मरवा दिया था, ताकि जनता उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा, बल्कि उनके मरने के बाद उनकी लाशों के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। वह लाशों के गुर्दे, लिवर, नाक, होंठ और गुप्तांग तक गायब करवा देता था। जून 1974 में जब विदेश सेवा के एक अधिकारी गॉडफ्री किगाला को गोली मारी गई, तो उसकी आंखें निकाल ली गईं और उसकी लाश को कंपाला के बाहर जंगलों में फेंक दिया गया। कहा जाता है कि इस तानाशाह ने कई प्रमुख लोगों के सिर काट दिए थे। वो कटे सिर को अपने घर के फ्रीजर में रखता था। समय समय पर कटे हुए सिरों को अमीन फ्रीजर से निकालता और अपनी खाने की मेज के चारों ओर रखकर उनके साथ बातचीत करता था। ये बात अमीन के एक पुराने नौकर मोजेज अलोगा ने कीनिया भाग आने के बाद बताई थी। दावा तो ये भी है कि वो लाशों के साथ अकेले में समय भी बिताता था। कुछ युगांडा वासियों का ये भी मानना है कि उसने अपने दुश्मनों का खून भी पिया था। ये काकवा जनजाति में एक प्रथा है और अमीन काकवा जनजाति से ही आता था। अमीन ने कई लोगों को मानव गोश्त खाने की बात बताई थी। उसने दावा किया था कि उसने इंसान का गोश्त खाया है। एक मौके पर अमीन ने एक डॉक्टर को बताया था कि मानव का गोश्त तेंदुए के गोश्त से ज्यादा नमकीन होता है। इस तरह ईदी अमीन एक विचित्र और वहशी दरिंदे की शख्सियत लिए हुए था। हालांकि उसके लिए खूंखार, आदमखोर, अत्याचारी, निर्दयी, बेदर्द, सनकी जैसे तमाम विशेषण भी कम पड़ जाते हैं। उसकी विचित्रता बेतुकी सीमा के भी बाहर थी। उसके इसी बेतुकेपन ने उसके अपने ही देश को आतंक और अस्थिरता में धकेल दिया था। इस तानाशाह ने ऐसे ऐसे क्रूरतापूर्ण कार्यों को अंजाम दिया है कि उसे कसाई कहा जाने लगा। लेकिन इस युगांडा में आतंक के इस अंधेरे के बीच ऐसे कई साहसी लोग निकलकर सामने आए जिन्होंने विरोध करने का साहस किया। इन बहादुर लोगों ने विद्रोह की फुसफुसाहट शुरू कर दी। युगांडा को अत्याचार की बेड़ियों से मुक्त कराने का अभियान छेड़ दिया। ये वो निर्वासित लोग थे जो अमीन के क्रोध से युगांडा से भाग गए थे। इन्होंने न्याय का सपना देखते हुए अपने वतन वापसी की योजना शुरू कर दी थी। इन लोगों ने साजिश रचते हुए सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आखिरकार जब समय का पहिया घूमा तो अमीन की किस्मत ने भी पलटी मार ली। साल 1979 में तंजानिया और उसकी विरोधी सेना ने हाथ मिला लिया। इसके बाद युगांडा में विद्रोह भड़क गया। 11 अप्रैल 1979 को विद्रोहियों ने कंपाला पर कब्जा कर लिया। नतीजतन अमीन को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने मूल रूप से लीबिया में शरण ली थी, लेकिन बाद में वो सऊदी अरब चला गया। इस तरह उसका अंतिम समय एक दूर देश में बीता, जहां शायद उसने अपने कर्मों पर चिंतन किया होगा। आखिरकार साल 2003 में उसके कई अंगों में खराबी आने के कारण दुनिया के एक खूंखार तानाशाह की मौत हो गई।
कुल मिलाकर ईदी अमीन की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने शक्ति के मद में अपने देश को आतंक और अस्थिरता में धकेल दिया। उसकी विरासत एक चेतावनी के रूप में युगांडा के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ गई है। उसका शासन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन युगांडा और उसके लोगों पर उसने जो घाव छोड़े हैं वो अभी आसानी से ठीक नहीं होंगे। ईदी अमीन की कहानी सत्ता के दुरुपयोग और एक राष्ट्र पर इसके विनाशकारी परिणामों की याद दिलाने का काम करती है। भविष्य में ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए उसके शासनकाल से दुनिया को सबक याद रखना जरूरी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप अगले कौन से तानाशाह की कहानी सुनना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं। इतिहास की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी ही आपसे एक और कहानी के जरिए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।